हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीपीसी में दिए हुए समन एंड डिस्कवरी के प्रोविजंस को कवर करेंगे, जो कि सेक्शन 27 से 32 तक है। इससे पहले के जितने भी सेक्शन हैं और ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 4 तक के जितने भी प्रोविजंस हैं वो मैंने प्रीवियस की वीडियोज़ में कवर किए हैं, तो आप उनको उन वीडियोज़ से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 27। सेक्शन 27 जो है वो कहता है समन्स टू डिफेंडेंट। वेयर ए सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, अ समन मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। ठीक है, तो जब भी प्लेंटिफ जो है ना सूट को इंस्टीट्यूट कराता है कोर्ट के अंदर, तो सबसे पहला काम क्या होता है कोर्ट का? जैसे ही प्लेंटिफ ने जो है सूट को इंस्टीट्यूट कराया, अपनी प्लेंट प्रेजेंट की, उसके बाद कोर्ट जो है क्या करेगा? डिफेंडेंट को इंटीमिटेशन भेजेगा, है ना। इंटीमिटेशन भेजेगा मतलब क्या हो गया? डिफेंडेंट को बताएगा कि आपके अगेंस्ट जो है प्लेंटिफ ने ये सूट फाइल किया है, इसलिए हम आपको ये समन सर्व कर रहे हैं, आप कोर्ट के अंदर आइए, है ना, और अपना जो है रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, और ये समन जो है ना ये 30 डेज के अंदर अंदर होना चाहिए। ठीक है, नॉट बियॉन्ड 30 डेज। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि समन कितने दिन के अंदर सर्व होना चाहिए, तो अंडर 30 डेज। ठीक है, 30 डेज इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 28 कहता है सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट। अब ये कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट जो है किसी और स्टेट में रह रहा है और सूट किसी और स्टेट में इंस्टीट्यूट है, उस केस में हम जो है समन की सर्विस कैसे करेंगे। फर्स्ट कहता है अ समन मे बी सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट टू सच कोर्ट एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट। पहला ये कह रहा है कि जब डिफेंडेंट किसी और स्टेट के अंदर रह रहा है तो उस केस में हम समन कहाँ भेजेंगे? उस स्टेट की कोर्ट को भेजेंगे। ठीक है, उस स्टेट में जो कोर्ट है हम उसको समन भेजेंगे। सेकंड कहता है द कोर्ट टू विच समन इज सेंट शैल अपॉन रिसिट देयर ऑफ प्रोसीड एज इफ इट हैड बीन इशूड बाय सच कोर्ट एंड शैल देन रिटर्न द समन टू द कोर्ट ऑफ इशू टुगेदर विद द रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग विद रिगार्ड देयर टू। अब जिस कोर्ट को हमने समन भेजा है ना उस स्टेट के अंदर, वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा? वो ऐसे एग्जीक्यूट करेगा कि मानो वो समन जो है उसने खुद ने ही इशू किया है। ठीक है, जब वो समन सर्व कर देगा उसके बाद वो क्या करेगा? उस समन को जो है वो रिटर्न कर देगा उस कोर्ट के अंदर जिस कोर्ट ने एक्चुअल में वो समन जो है इशू किया था। ठीक है, उसके साथ कोई और रिकॉर्ड्स वगैरह है तो वो भी अटैच करके वो उस कोर्ट को वापस भेज देगा। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट इसका 3 पॉइंट कहता है वेयर द लैंग्वेज ऑफ द समन सेंट फॉर सर्विस इन अनदर स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द रिकॉर्ड रेफर टू इन सबसेक्शन 2 अ ट्रांसलेशन ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है, जब यहाँ पे कह रहा है कि अगर लैंग्वेज का कोई इशू है तो उस केस में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? इन हिंदी वेयर द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इशूइंग द समन इज हिंदी। ठीक है, अगर जिस कोर्ट ने वो समन इशू किया है ना उस कोर्ट की लैंग्वेज, वो कोर्ट जो है अगर हिंदी में काम कर रहा है ना, तो वो वाला कोर्ट जिस स्टेट में वो समन गया है तो वो भी उसको कैसे किस में ट्रांसलेट कर देगा? हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा और फिर उस समन को सर्व करेगा। बी कहता है इन हिंदी और इंग्लिश वेयर द लैंग्वेज ऑफ सच रिकॉर्ड इज अदर देन हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई रिकॉर्ड की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के अलावा है, जैसे किसी स्टेट की होती है ना, कहीं मराठी होती, कहीं गुजराती होती, अगर वो रिकॉर्ड है उस लैंग्वेज की तो उसको हम किस में ट्रांसलेट कर देंगे? हिंदी में या फिर इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर देंगे उस रिकॉर्ड को। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड की बात हो रही है। शैल ऑल्सो बी सेंट टुगेदर विद द रिकॉर्ड सेंट अंडर दैट सब सेक्शन। ठीक है, ये वही बात कर रहा है कि उसके साथ वो रिकॉर्ड भी भेजेगा। क्लियर हुआ? नाउ द नेक्स्ट कहता है सेक्शन 29 सर्विस ऑफ फॉरेन समन। ठीक है, फॉरेन समन की सर्विस कैसे की जाती है? 27 के अंदर हमने पढ़ा कि डिफेंडेंट को समन कैसे सर्व करेंगे। 28 के अंदर हमने पढ़ा कि अगर डिफेंडेंट जो है किसी और स्टेट में रहता है तो उस केस में हम समन सर्व कैसे करेंगे। नाउ 29 में कहता है अगर कोई फॉरेन समन है तो उसकी सर्विस हम कैसे करेंगे। समन एंड अदर प्रोसेसेस इशूड बाय A. Any civil or revenue court established in any part of India to which the provisions of this code do not extend। ठीक है, तो पहला क्या है? कोई भी सिविल है या फिर रेवेन्यू कोर्ट है जो कि इंडिया के अंदर ही है लेकिन उस पर ये कोड अप्लाई नहीं होता, ये सिविल प्रोसीजर उस पर अप्लाई नहीं होता है, उस केस में। बी कहता है एनी सिविल और रेवेन्यू कोर्ट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अगर कोई सिविल और रेवेन्यू कोर्ट है जो कि एस्टैब्लिश्ड है आउटसाइड इंडिया पर वो किससे चल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंडर वो कोर्ट चल रहा है, उस केस में।
सी कहता है एनी अदर सिविल और रेवेन्यू कोर्ट आउटसाइड इंडिया टू विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन टू अप्लाई may be sent to the courts in the territories to which this code extends and served as if they were summons issued by such courts. तो सी कह रहा है जहाँ पे भी कोई सिविल और रेवेन्यू कोर्ट है जो कि इंडिया के बाहर है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल गैजेट के अंदर ये डिक्लेयर किया है कि इन कोर्ट के ऊपर भी सीपीसी के प्रोविजंस लागू होंगे, ठीक है। अब इन तीनों कोर्ट को क्या करना है, समन इशू करना है, ठीक है। ये है क्या, ये फॉरेन कोर्ट्स हो गए, ठीक है। अब इनको समन इशू करना है तो ये लोग कौन से कोर्ट को समन इशू करेंगे, उस कोर्ट को समन भेजेंगे जिस पे कि ये सीपीसी के प्रोविजंस लागू होते हो, ठीक है। जो कोर्ट सीपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम करता हो, है ना, उन कोर्ट को ये लोग अपना समन भेजेंगे। जब इन कोर्ट को समन भेज दिया जाएगा तो ये कोर्ट उस समन की सर्विस कैसे करेंगे कि मान लो ये समन इन कोर्ट ने खुद ही इशू किए हैं, ठीक है। 29 इतना कह रहा है, क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 30 कहता है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, ठीक है। ये सेक्शन 30 जो है ना, ऑर्डर 11 और ऑर्डर 13 के साथ हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये याद रख लो कि सेक्शन 30 जो है ऑर्डर 11 और 13 से रिलेटेड है, क्लियर। Now, subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the court may at any time either of its own motion or on the application of any party, ठीक है। तो कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है और पार्टी की एप्लीकेशन पे भी कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, ए make such orders as may be necessary or reasonable in all matters relating to the delivery and answering of interrogatories, the admission of documents and facts, and the discovery, inspection, protection, impounding and return of documents or other material objects producible as evidence. तो कोर्ट क्या कर सकता है, इंट्रोगेटरीज मांग सकता है, ठीक है, उनकी डिलीवरी के लिए बोल सकता है, उनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर के लिए कोर्ट जो है सामने वाली पार्टी को बोल सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स के एडमिशन के लिए कोर्ट बोल सकता है, ठीक है। डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन एंड इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए कोर्ट कह सकता है, या फिर ऐसा कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो कोर्ट ये सब कैसे कर सकता है, अगर कोर्ट को खुद लग रहा है तो वो खुद से कर लेगा, या फिर कोई पार्टी एप्लीकेशन लगा के कोर्ट को कहती है कि आप ये चीज़ें कीजिए, तो कोर्ट उस केस में भी कर सकता है। नाउ द B1, issue summons to person whose attendance is required either to give evidence or to produce document or such or other objects as aforesaid, ठीक है। कोर्ट क्या करेगा, उन पर्सन्स को समन इशू करेगा जिसकी अटेंडेंस कोर्ट में चाहिए। कोर्ट चाहता है कि वो आए कोर्ट में और क्या करे, एविडेंसेस दे या फिर उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करे एज ए एविडेंस, ठीक है। तो ये कोर्ट जो है समन भी इशू कर सकता है। नाउ द C1, ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, ठीक है। कोर्ट कह सकता है पार्टी को कि आप इस फैक्ट को जो है एफिडेविट के थ्रू प्रूव कीजिए, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि सीपीसी में जो है एफिडेविट को हम एविडेंस मानते हैं, है ना, जबकि हमने एविडेंस एक्ट पढ़ा था उसमें हम एफिडेविट को एविडेंस नहीं मानते, जब हमने इसका सेक्शन 1 पढ़ा था, ठीक है। हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे ऑर्डर 19 के साथ। अभी ये याद रखो कि सीपीसी में एफिडेविट जो है एज ए एविडेंस माना जाता है, और एविडेंस एक्ट में जब हमने पढ़ा था तब वहाँ था कि एफिडेविट को हम एविडेंस नहीं मानते, क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट कहता है सेक्शन 31, समन्स टू विटनेसेस। द प्रोविजन इन सेक्शन 27, 28 एंड 29 शैल अप्लाई टू समन्स टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अभी तक हमने क्या बात की, हमने सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट की बात की है ना। अभी तक सेक्शंस में हमने डिफेंडेंट की बात की है, और ये वाला सेक्शन जो है ये कह रहा है कि विटनेसेस की समन जो है वो कैसे सर्व होंगे। तो जब भी विटनेसेस को समन सर्व करने की बात आएगी तो वो सेम वे में सर्व होंगे जैसा कि हमने 27, 28 और 29 में पढ़ा, ठीक है। विटनेसेस के समन सर्व जो है वो ऑर्डर 16 के अंदर आता है, ठीक है। और डिफेंडेंट के समन सर्व जो है वो ऑर्डर 5 के अंदर आता है, जो हम इस वीडियो के बाद पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जब भी हमको ऑर्डर 16 के अकॉर्डिंग विटनेसेस को समन सर्व करने होंगे तो हम किस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग करेंगे, 27, 28, 29 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सेम प्रोसीजर रहने वाला है, क्लियर हो गया। ऑर्डर 16 जो है वो विटनेस की बात करता है, ऑर्डर 5 जो है वो डिफेंडेंट की बात करता है, क्लियर। सेक्शन 32 कहता है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। The court may compel the attendance of any person to whom a summon has been issued under section 30 and for that purpose may
जिसमें अभी हमने 30 में पढ़ा था ना, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक, ये उसकी बात कर रहा है। जब कोर्ट जो है, जब कोर्ट ने क्या किया है, सामने वाली पार्टी को बुला रहा है, समन इशू किया है, उसको बोल रहा है कि आप फैक्ट को प्रूव कीजिए एफिडेविट पे, उसके बाद भी पार्टी नहीं आ रही तो उसकी अटेंडेंस को कंपेल कर सकता है, ठीक है। फिर से समन इशू कर सकता है, फिर भी नहीं आता तो कोर्ट क्या करेगा, पहली चीज इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट, ठीक है, उसके अरेस्ट के लिए वो वारंट इशू कर देगा। अटैच एंड सेल इज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी है उसको या तो अटैच कर देगा या फिर सेल करा देगा उसकी। इम्पोज अ फाइन अपॉन हिम नॉट एक्सेडिंग 5,000 रुपीज़, ठीक है, उस पर फाइन भी लगा सकता है, 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये फाइन से पूछते हैं, फाइन की वैल्यू पूछी जाती है कि कितना फाइन जो है इम्पोज कर सकते हैं अगर कोई पर्सन जो है कोर्ट के समन इशू करने के बाद भी कोर्ट में आ नहीं रहा है तो। क्लियर। डी कहता है ऑर्डर हिम टू फंड सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंसेस एंड इन डिफॉल्ट कमिट हिम टू सिविल प्रिजन्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे कि आप सिक्योरिटी फर्निश कीजिए कि आप आएंगे, आपकी अपीयरेंस के लिए आप कोर्ट में आके सिक्योरिटी को फर्निश कीजिए, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं कर रहा तो उसको क्या करेंगे, उसको सिविल प्रिजन में डाल देंगे। क्लियर हो गया। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको 27 से लेके 32 तक के सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। और ऑर्डर 5 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 27 से 32 के सेक्शंस के साथ हम ऑर्डर 5 को पढ़ेंगे जो कि समन्स टू डिफेंडेंट की बात करता है, ठीक है। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।